जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में हम 125 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख चुके थे, तो आज हम 126 नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। गाइज, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि वीडियो का क्वालिटी बहुत ख़राब आ रहा है, तो आप लोग इस बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा अपडेट किए हैं, देखते हैं कैसा क्वालिटी है। जैसा हो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। चलिए, तो हम 126 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासन थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर। एक सेकेंड, चलिए टिक कर लेते हैं इसको, मैसूर के शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है आपका, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, उसको बढ़ने से लिए स्लाइड को थोड़ा ऊपर करना होगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। उनके नाम से पटना साहिब का भी नाम पड़ा है, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भव्य गुरुद्वारा भी है। तो चलिए 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। 132 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ, और राजस्थान के ही नागौर, क्या नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो देखिए, पहले नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग, इसका जो नाम था ये था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया, और जिसके बाद नीति आयोग का स्थापना हुआ। योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो कोई भी पूछे कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग का गठन किया गया, तो इसका सही उत्तर दीजिएगा नीति आयोग। चलिए, और आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि नीति आयोग को जो प्रमुख होता है या प्रधान बोलिए तो वो पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए, बीमारू राज्य इनमें कौन नहीं है? बिहार है ही, एक सेकेंड, बिहार है ही, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो ये तीनों है, तो कौन है? तो इनमें से सभी, इनमें से जो सभी है वो बिहार बीमारू राज्य है। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, कौन सा नाम? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 यानी 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है जादूगोड़ा। कौन सा? जादूगोड़ा। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए,
सुनामी कहाँ आती है? तो देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि समुद्र तल में भूकंप के आने से सुनामी आता है। समुद्र तल में भूकंप के आने से सुनामी आता है, तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में। तो चलिए हम इसके साथ अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्लीन किया जाए। अगला स्लाइड 139 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो देखिए कोई भी लोकतंत्र तब सफल हो सकता है जब वहाँ के नागरिक विवेकपूर्ण और सहभागी हो। मतलब कि वहाँ का जो नागरिक होगा वो अपने विवेक यानी अपने बुद्धि से काम लेगा और वो लोकतंत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। यानी कि लोकतंत्र में जब उसका सहभागिता होगा और वो विवेकपूर्ण रूप से भाग लेगा तब वहाँ का लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 140 नंबर कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? देखिए सही बात है, आप ही बताइए। मान लीजिए आप एक मनुष्य हैं, चलिए इसको गौर कीजिएगा थोड़ा। आप एक मनुष्य हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ही पढ़े लिखे टैलेंटेड सब कुछ में हैं, हैंडसम है, सब है। तो आप बताइए आपको एक त्रुटि है। क्या आपका त्रुटि है? कि आपका एक पैर जो है, ये जो पैर है, ये पैर, एक सेकेंड, आपका एक पैर इधर वाला जो पैर है वो कटा है। मान लीजिए आपका एक पैर कटा है, तो क्या आपका विकास और ज़्यादा होगा या पहले से कम होगा? जब आप पूर्ण रूप से दोनों पैर पे रहेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा विकास करेंगे, लेकिन आपका एक पैर अगर कटा हो तो आपके विकास में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आएगी। वही बात है कि हमारा एक संपूर्ण भारत जो है वो पूरा विकास कर जाएगा और बिहार विकास नहीं करेगा तो क्या भारत का विकास माना जाएगा? जी नहीं, तो भारत विकास नहीं माना जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए गाइस, सॉरी किसी कारणवश से मेरा वीडियो कट गया था, तो हम फिर से वीडियो शुरू किए हैं। हम 140 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में जनसंपर्क का मुख्य कारण। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कट कर लिया जाए। ये जो जनसंपर्क लिखा ये नहीं है, इसका जो सही क्वेश्चन होगा ये है जन संघर्ष। क्या है? जन संघर्ष। जनसंघर्ष। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मूल कारण जो है पानी की कीमत में वृद्धि था। बोलीविया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी का वृद्धि हो गया था कीमत में, इस कारण से वहाँ पे जनसंघर्ष हुआ था। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर मोर होगा, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी पता होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। गाइज आप लोगों को वाइट बैकग्राउंड कैसा लगा? वो तो कुछ दिन पहले था, अभी ग्रीन बैकग्राउंड है बोर्ड का, तो आप लोग बताइएगा कि बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, यही रहेगा, अन्यथा आपको चेंज कर दिया जाएगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। चलिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको दूसरे स्लाइड पे बता दिया जाए, स्लाइड नंबर 2 पे। तो इसके लिए दूसरे स्लाइड पर आते हैं। चलिए देखिए सांप्रदायिक राजनीति बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका थोड़ा सा कम कर लिया जाए। चलिए काफ़ी ज़्यादा कम नहीं हो गया? चलिए अब सही है। हाँ,
राजनीति। चलिए ये देखिए होता क्या है बेसिकली। देखिए जब कोई व्यक्ति चलिए हम व्यक्ति बना लेते हैं। हाँ मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। इसका जो धर्म है वो धर्म है ए, और इसका जो धर्म है ये है बी। समझ गए ना, ए और बी। चलिए अब देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे व्यक्ति के धर्म से बड़ा बताकर उस व्यक्ति के भावना को आहट पहुंचा रहा हो, यानी कि संविधान में आपको छूट है कि आप जोर जोर से चिल्लाइए कि मेरा धर्म बेहतर है, मेरा धर्म बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संविधान आपको ये छूट कतई नहीं देती कि ये आप कहिए कि मेरा धर्म बेहतर है और तुम्हारा धर्म खराब है। संविधान कभी भी ये छूट नहीं देता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बताने लगे और उसी के मुकाबले दूसरे धर्म को काफ़ी छोटा बताने लगे, तो उस व्यक्ति को हम संप्रदायी व्यक्ति कहते हैं। उस व्यक्ति को हम कौन सा व्यक्ति कहते हैं? उस व्यक्ति को हम संप्रदायी व्यक्ति कहते हैं। संप्रदायी, उस व्यक्ति को हम संप्रदायी व्यक्ति कहते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर भावना जो प्रवाहित हो रही है जिसके कारण वो व्यक्ति संप्रदायी बना, तो उसके भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो चलिए ये दोनों का परिभाषा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के मुकाबले दूसरे धर्म को तुच्छ या छोटा समझने लगे, तब हम उस व्यक्ति को संप्रदायी व्यक्ति कहते हैं। और उसके अंदर प्रवाहित भावना जिसके कारण वो संप्रदायी बना, उस भावना को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और अब देखिए, जब आप अपने धर्म को बड़ा बता रहे हैं और दूसरे के धर्म को छोटा बता रहे हैं, इस बीच तू मैं होगा और लड़ाइयाँ होगी। और ये जो लड़ाई हो रहा है ये किस कारण हो रहा है? उस व्यक्ति के सांप्रदायिक भावना के कारण हो रहा है। उस व्यक्ति के अंदर जो सांप्रदायिकता का भावना है उसके कारण लड़ाई हो रहा है। तो इस जो लड़ाई होगा, अब उस लड़ाई को हम कहेंगे सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा। उसके बाद जो लड़ाई होगा उसको हम कहेंगे सांप्रदायिक दंगा। तो इससे आप क्या समझे? चलिए एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लें कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बड़ा और उसके धर्म को तुच्छ समझने लगे, तो उस व्यक्ति को हम सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। और उसके अंदर की भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। और इस भावना के कारण अगर कोई लड़ाई होता है तो उसको हम सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। तो चलिए अब हम पिछले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपने इस स्लाइड को काफ़ी अच्छा से समझ लिया होगा, आशा करते हैं। तो पिछले स्लाइड में मेरा था कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक जो राजनीति है वो किस पे आधारित होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन है धर्म पे, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे बोले थे? धर्म पर। इसका सही जो आंसर रहेगा वो होगा धर्म पर। 147 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं? देखिए सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है। और अगला चीनी गन्ना है, गन्ना से चीनी बनता है, ये भी खेती पर आधारित है। अगला क्या है? अगला देखिए जूट भी खेती पर आधारित है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो हमारा है सीमेंट जो है खेती पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वो आपका लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। चलिए 148 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 149 में देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर 139 की तरफ बढ़ेंगे। 149 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है, निम्नलिखित में से चावल क्या है। तो देखिए चावल क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? चावल, खरीफ फसल। 150 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि नई आर्थिक नीति। देखिए नई आर्थिक नीति समझने के लिए आपको फिर से एक स्लाइड ले लेते हैं आपके लिए। चलिए देखिए नई आर्थिक नीति यहीं पे हो जाएगा, देख लेते हैं वाइट। चलिए नई आर्थिक नीति को NEP कहते हैं। NEP, N से आपका हो गया न्यू, रुक जाइए नहीं हुआ, न्यू। ई से हो गया इकोनॉमी, अब पी से हो गया पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कहिए या नई आर्थिक नीति में इससे किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में हमेशा बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लिए नहीं अपने लिए हमेशा वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपका टोटल 750 क्वेश्चन SST यानी सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़ का पूरा हो जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बिहार बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और गारंटेड आपको कहते हैं कि आप 750 क्वेश्चन जब कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड का जो 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी से डेफिनेटली लिख के ले लीजिए। अगर नहीं रहा तो आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, बाद में वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पहले ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि डिसलाइक तो एग्ज़ाम के बाद मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं मिले तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि गारंटेड मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना बात को ख़त्म करते हैं। एंजॉय इट, हैप्पी छठ पूजा। चलिए जय हिंद, जय भारत।